हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 8085 का आर्किटेक्चर। तो मैं हर एक चीज़ को ड्रॉ करते जाऊंगी और आपको समझाते जाऊंगी। तो पहले कुछ मैं लाइंस बनाऊंगी, तो आपको समझना होगा ये कोई सिंपल लाइन नहीं होंगी, ये हमारी होंगी बसेस। यदि आपने कभी भी सीपीयू खोला है और मदरबोर्ड देखा है तो वहाँ पे आप बस ज़रूर देखेंगे। अब हम सबसे पहले बनाते हैं एक रजिस्टर। तो ये हम बना रहे हैं, अभी ड्रॉ कर रहे हैं रजिस्टर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे जनरल पर्पस रजिस्टर। यहाँ पर दो होंगे हमारे पहले टेम्परेरी रजिस्टर W एंड Z। फिर हमारे पास होंगे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर। इसको हम डिवाइड कर देंगे। यूनिवर्सिटी में 8085 का आर्किटेक्चर तो आता ही आता है। ये है हमारा W, ये है हमारा Z, ये है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर B, C, D, E, H एंड L। तो हम यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देंगे कि ये हमारा टेम्परेरी है, टेम्प लिख देंगे ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये सारे जो रजिस्टर हैं टेम्प और ये जनरल पर्पस रजिस्टर, ये सारे 8 बिट हैं। ये सारे 8 बिट रजिस्टर हैं। तो हमने यहाँ पे ये 8 बिट भी शो कर दिया। अब हम चलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर के साइड। तो यहाँ आता है इसके नीचे स्टैक पॉइंटर। इसका यूटिलाइज कहाँ होगा, हम इसको स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को यहाँ क्यों यूटिलाइज करते हैं, यही मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच कैसे करते हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का मेन वर्क है इंस्ट्रक्शन को फैच करना। तो पहले वो समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये प्रोग्राम काउंटर। और नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर। अब आपको ये भी जानना होगा कि मैंने यहाँ बताया था कि ये सारे 8 बिट हैं, तो ये कितने कितने बिट के हैं। ऑब्वियसली ये 16 बिट के हैं। ये तीनों ही 16 बिट। बिट ना लिखो, 16 भी लिख देते हैं तो भी चल जाएगा। अब ये सारे हमारे कनेक्ट हैं बफर के साथ। एक है एड्रेस बफर। एड्रेस बफर क्या होल्ड करता है, एड्रेस को। क्या आप जानते हैं बफर क्या होता है? बफर देखा होगा, जब हमें कोई वीडियो डाउनलोड करना होता है कई बार बफरिंग प्रोसेस चलती है, तो एक टेम्परेरी डेटा स्टोरेज थोड़े टाइम के लिए जो डेटा स्टोर करता है वो बफर होता है। तो एड्रेस बफर एड्रेस स्टोर करता है और डेटा एड्रेस बफर डेटा एड्रेस के डेटा को स्टोर करता है। तो हम इसको रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे बस के थ्रू। आप भी ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आना कंफर्म होता है। यदि आपने 8085 आर्किटेक्चर समझ लिया तो आपको आगे का सिलेबस बहुत ही इजी लगने लगेगा। अब मैं यहाँ आपको कुछ पिन बता रही हूँ। ये जो पिन है, ये पिन और भी हम बहुत ही अंदरूनी तरीके से इनको डिस्कस करेंगे, बट बाद में जब हम 8085 का पिन डायग्राम समझेंगे। तो यहाँ हमारी पिन का नंबर होता है AD0 to AD7 और यहाँ हमारी पिन का नंबर है, कहाँ से कहाँ तक होता है, AD8 से स्टार्ट होगा AD15 तक। मतलब टोटल यहाँ पर कितनी होती हैं, 16 पिन होती हैं। तो अब हम देखेंगे इसको। यहाँ पर ये है एड्रेस या फिर डेटा बस। डेटा बस पता होगा, बाई डायरेक्शनल होती है। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा सिस्टम और मेमोरी, CPU और मेमोरी के बीच में 3 बस होती हैं। 1 मिनट, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी है CPU और ये है हमारी मेमोरी। यहाँ 3 बसेस यूज़ होती हैं।
इस ओवरऑल सिस्टम को हम बोल सकते हैं, ये जो ओवरऑल सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। अब ये एड्रेस बस जो होती है ये यूनी डायरेक्शनल होती है, एड्रेस ले जाने का काम करती है। डेटा बस ओनली वन बस जो है वो वाई डायरेक्शनल होती है, और एक होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस बाकी सारी बसों को कंट्रोल करने का काम करती है। अब हमने ये बस भी आपको बता दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पर एक सारी कॉमन बस होती है जो सारे स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। ये है हमारी मेन लाइन, ये हमारी मेन लाइन अब ड्रॉ हो गई, इसका बहुत यूटिलाइज होगा, ठीक है। थोड़ी सी लाइनिंग मेरी मिस्टेक हो जाती है। ये हमारी यहाँ है डेटा बस, ठीक है। ये हो गई हमारी डेटा बस, क्योंकि ये है हमारी बाई डायरेक्शनल बस, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन फैचिंग साइकिल के 3 स्टेप होते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करना, फिर डिकोड करना, फिर उस पर ऑपरेशन मतलब एग्जीक्यूशन करवाना। यदि वो क्लियर हो गया ठीक से तो ये समझ लो कि 8085 का आर्किटेक्चर समझ में आ गया। इसे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं यदि हमें ये सिर्फ समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बहुत आराम से बता रही हूँ। यहाँ पे डेटा बस के थ्रू ये मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये मिनिमम आउटपुट और मैनी क्या करता है, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, 1, 2 और 2 मोर इनपुट एंड देन अकॉर्डिंग 2 की पावर n आउटपुट देता है। तो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। यहाँ से हम ये पूरा पोर्शन जो होता है ये होता है रिक्वेस्ट सेलेक्ट का, तो ये हमारा पोर्शन हो गया रिक्वेस्ट सेलेक्ट का। अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन को यहाँ से फैच कर लिया, वो यहाँ से गया किसके पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। ये फैचिंग प्रोसीजर चल रही है ना, तो ये कहाँ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, जिसको हम IR भी बोलते हैं। तो हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ हम रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंप्लीट हुआ। फिर जब यहाँ हमारी फैचिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, एड्रेस यहाँ पहुँच गया इंस्ट्रक्शन का, इसने उसको होल्ड कर लिया। अब हम जाते हैं इसकी डिकोडिंग प्रोसेस पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ ये किस चीज़ के लिए है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एंड कोडिंग। फिर यहाँ पर होती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ऐसा मानो कि जैसे हमारे फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है, जो सारा फाइनेंशियल कंडीशन देखता है, सारे डिसीजन देता है, वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर बताता है कि कहाँ क्या होना चाहिए। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का वही काम है। यहाँ हम बहुत सारे पिन्स भी यूज़ करेंगे, पर पिन्स का जो मेन टास्क है उसका काम क्या है वो हम 8085 की पिन डायग्राम में देखेंगे। तो ये क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ से डेटा देंगे x1 एंड x2। यहाँ पे हमने क्लॉक जनरेट की हुई है, तो ये हमारी हो गई क्लॉक, ये हमारी होगी रेडी पिन। इसकी मैं आपको टास्क बताऊंगी पर नेक्स्ट वीडियो में। ये रीड और यहाँ पे ये है राइट। ये ALE पिन, इसका तो बहुत अच्छा वर्क है, वही मैं आपको पिन डायग्राम में ही बताऊंगी। यहाँ पे ये S1 S2 एंड होल्ड HLDA
रीसेट इन और रीसेट इन में अंदर साइड, रीसेट आउट। कितनी पिन हो गई ये सारी? पहले मैं बताती हूँ कि ये जो पिन है मैंने ग्रीन कलर से इसलिए नहीं लिखा था ताकि आपको मैं बता सकूँ ये पिन हमारी कंट्रोल पिन्स हैं। और ये S1, S2, ALE और ये IOM इनपुट आउटपुट पिन जो हमारी है वो हमारी स्टेटस पिन है। इसको आप ध्यान से सुनिए। होल्ड एंड HLDA DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी हम आगे स्टडी करेंगे। और ये हमारी रीसेट पिन है। और हम पावर सप्लाई तो यहाँ से दो अलग ही पिन से देते हैं। पावर सप्लाई की ना तो काम ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि सर्किट तो सारे इलेक्ट्रिकल होते हैं, बिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के चल ही नहीं सकते हैं, करंट इनको चाहिए ही। और ये ग्राउंड, ये हमारे हैं पावर सप्लाई। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा इंस्ट्रक्शन अब कहाँ गया? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास गया। तो इसको इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से सारी बसेस सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, कोई अलग कलर का पेन यूज़ करती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ये देखिए, ये हमारा कंट्रोल यूनिट यहाँ से भी ऐड है, यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से भी ऐड है ना, ऐसे इससे वो ऐड था। अब मैं कुछ और पार्ट बना लूँ फिर आपको इसके आगे की प्रोसीजर समझाती हूँ। ये हमारा एक्यूमुलेटर है। ये एक्यूमुलेटर है, ये टैंप रजिस्टर है। मैं इसमें नेमिंग करूँगी थोड़ी देर से। ये हो गया एक्यूमुलेटर, ये टैंप रजिस्टर, और नेक्स्ट होता है फ्लैग फ्लिप फ्लॉप। एक्यूमुलेटर से क्या होगा? एक्यूमुलेटर डेटा स्टोर करने का काम करता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, है ना। तो ये डेटा स्टोर करेगा और ये वन डायरेक्शनल होता है जो कहाँ जाता है? ALU के पास। तो हमारा यहाँ हम बनाएंगे अपना ALU। ALU में हमेशा ऐसा ही जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हमेशा याद रखना। ये लॉजिक का साइन है। हमारे पास यहाँ है फ्लैग फ्लिप फ्लॉप। तो हम यहाँ से फ्लैग फ्लिप फ्लॉप उठाएंगे और हम जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर। ALU में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ALU का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि एक्यूमुलेटर ALU से वन डायरेक्शनल है। तो यहाँ से ये हमारी डेटा बस, डेटा यहाँ से उसने ला के दिया, दैट्स इट। ये टेम्परेरी रजिस्टर है, टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करने का काम आता है ये। फ्लैग रजिस्टर जो है वो बताता है, फ्लैग रजिस्टर 7 टाइप्स, ये हम अलग अलग सर्च से पढ़ेंगे। जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग रजिस्टर। रिजल्ट कैसा है ये इसको शो करता है। कैरी आ रही है तो कैरी फ्लैग, माइनस, जीरो, साइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम इंटरप्ट, एड्रेसिंग मोड, फ्लैग। ये माइक्रोप्रोसेसर काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, पर समझ लो तो काफ़ी ईजी सब्जेक्ट भी है। तो मैं इसको आपको बाद में बताऊँगी फ्लैग रजिस्टर के बारे में। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो फ्लैग रजिस्टर डिफाइन करने के लिए 10 मार्क्स में आ जाता है, जैसे कि ये 8085 का आर्किटेक्चर आता है। तो हमारा जाके कि आउटपुट यहाँ जाके फिर वापस गया, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर के थ्रू गया। और मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि टाइमिंग यूनिट सबसे कैसे कनेक्ट है। अभी आप लोग देख रहे होंगे ना तो एक्यूमुलेटर से कनेक्ट है, ना टैम्प से, ना ALU, ना फ्लैग। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे। इसके लिए हमने ये किया, यहाँ लाइन दी मैंने, सारी ब्लू कलर की लाइन सिर्फ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को दिखाने के लिए कि वो सारे छोटे छोटी सी चीज़ें इस डायग्राम में है, उससे वो कैसे कनेक्टेड है। ये हो गया। अब यहाँ ये हो गया, ये यहाँ पे हमारा ये कनेक्टेड हुआ, यहाँ पे ये ख़त्म एंड फिनिश होने की मुझे बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ की। अब फ्लैग रजिस्टर से हम यहाँ से शो कर देते हैं। ये हमारा ALU तो वैसे हम दिखा चुके हैं, बाकी फिर भी
चाहें तो हम दोबारा दिखा सकते हैं। ये तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आपने सोचा होगा कि यदि कोई इंटरप्ट आ गया, कोई रिक्वेस्ट आ गई, CPU बीच से बोर्ड पड़ा, माउस बीच से कनेक्ट हो गया, फिर क्या होगा? हमने इंटरप्ट कंट्रोल तो बनाया ही इसमें, तो हम ऊपर डालेंगे इंटरप्ट कंट्रोल। ये हम बना रहे हैं इंटरप्ट कंट्रोल। यहाँ से डेटा बस यूज़ होगी और यहाँ पे हम इनपुट भी देंगे, तो इनपुट के लिए भी सीरियल इनपुट आउटपुट बनाएंगे हम। तो ये हमारा सीरियल इनपुट आउटपुट हमने बनाया, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरप्ट कंट्रोल और ये हमारा हो गया सीरियल इनपुट आउटपुट। तो इसको हमने कैसे ऐड किया अब देखना पड़ेगा, ये है ना, ध्यान से देखना। ये हमारा डेटा बस के थ्रू है। पिंस तो मैं आपको 8085 के आर्किटेक्चर में बताऊंगी, तो ये हमारी मैं बता दे रही हूँ, फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा ही, टास्क नहीं बताने वाली। NTR, ये सारे इंटरप्ट हैं, कुछ बैकवर्ड हैं, कुछ नॉन बैकवर्ड हैं, यही मैं आपको बताऊंगी। RST5, RST6.5, RST7.5 और ये है हमारा ट्रैप। ये SID सीरियल इनपुट और सीरियल SOD आउटपुट। अभी इनको भी कनेक्ट करना है हमें टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से। दैट्स व्हाई वी कैन चेंज लाइक दिस, बिकॉज आप हो सके तो इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दीजिएगा बनाते हुए, ताकि आप सीधे स्ट्रेट लाइन ले दें और यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट होगा। अब मैं आपको वर्क बताने वाली थी सारे। यहाँ मैंने स्टैक पॉइंटर एक्चुअली ऐसी चीज़ है, आपको स्टैक पॉइंटर एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो एक बैग है हमारे पास, ये हमारा बैग है, इसमें हमने पहले कुछ सामान डाला, ये हमने एक बॉक्स डाल दिया, फिर एक और बॉक्स डाल दिया, फिर एक और बॉक्स डाल दिया, n बॉक्स डाल दिए। और अब जब निकालने का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में गया है, जो लास्ट में गया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ये लास्ट है इसमें, तो ये सबसे पहले बाहर है। तो हम कह सकते हैं स्टैक इज इक्वल टू क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिर्फ इतना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक पॉइंटर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में हम, अब आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ स्टैक ही क्यों लिया, ये डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं जब बीटेक में थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी सिलेबस पर। डेटा स्ट्रक्चर में हम अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं, स्टैक, क्यू, हैश, ट्री, बाइनरी ट्री एक्सेट्रा। तो स्टैक ही क्यों नहीं किया? क्यू तो ऐसे होता है, यहाँ डालते जाओ, यहाँ से निकालते जाओ, डालते जाओ, निकालते जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एड्रेस की ज़रूरत लगेगी हमें, ज़्यादा टाइम कंज्यूम, ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत, इसलिए, और प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्टैक यूज़ करते हैं। तो हमने स्टैक पॉइंटर लिया। अब प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है I1 यहाँ से यहाँ गया, डिकोड होकर वो यहाँ गया, तब तक प्रोग्राम काउंटर I2 को होल्ड करके वो यहाँ तक उसको भेजेगा। इससे क्या है, हमारा प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें, आप सोचो कि स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर है, फास्ट वर्क कौन करता है या ज़्यादा वर्क कौन करता है? एग्जैक्टली इसका आंसर प्रोग्राम काउंटर ही होगा। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू और फास्ट रखने के लिए प्रोग्राम काउंटर के पास हमेशा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है और कभी फ्री नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा वर्क उसी का होता है। ये स्पेशल टाइप रजिस्टर्स भी समझा दिए, जनरल पर्पज़ रजिस्टर है ये, टेम्परेरी रजिस्टर, ये सारा आप डायग्राम देख लीजिए। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी मुझसे बनेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सबसे पहले बताई थी उसको मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ। तो ये है हमारी 8 बिट इंटरनल डेटा बस, 8 बिट इंटरनल डेटा बस। आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। सो बाय बाय गाइस, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा होगा 8085 का